एज अ फैमिली और एज अ गोल हमारा एक है कि हमारा पेशेंट और आपका लव्ड वन ठीक हो जाए। पर होता क्या है कि वो जो कोपिंग मैकेनिज्म जो हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा गोल, आपका गोल, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहा। और फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो ये हम सब में है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फैमिलीज में है, ये हमारे लव्ड वन जिनको हमने ट्रीटमेंट के लिए भेजा है उनके उनके अंदर भी है, इवन हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर किसी के अंदर होते हैं। बिकॉज हर कोई अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहता है, ठीक है। कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन, जैसे मैम ने बोला, कोई भी ऐसी दिक्कत या स्ट्रेस या कोई सिचुएशन ऐसे आ जाए जिसमें हम हड़बड़ा जाते हैं या हमें लगता है मुश्किल है, सो हम कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। बट यहाँ पे कुछ हमने आज लिस्ट डाउन किए हैं जो फॉल्टी ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि हेल्दी नहीं है या जो हमें हेल्प नहीं करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें उस टाइम पे लगता है कि शायद ये हमें हेल्प कर रहे हैं और हम बार बार इनको रिपीट करते रहते हैं। तो ये हमारे कुछ सेट वे ऑफ थिंकिंग कह लो, कुछ हमारे सेट बिहेवियरल पैटर्न्स कह लो, जो बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम इनको बार बार रिपीट करते रहते हैं। सो इसीलिए हमने लिखा है फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि हमारी जिंदगी में देखो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सो कोप करने के लिए हमें कुछ तरीके तो चाहिए ना। बट आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो आप लोग या हम लोग जो कोपिंग स्किल्स अपनी अपना रहे थे आज तक, क्या वो हेल्दी हैं, क्या उन्होंने हमें हेल्प किया है कि नहीं किया। एक बारी फैमिली से पूछना चाहेंगे, कोपिंग मैकेनिज्म से आपको क्या समझ आई है, सिंपल वे में। एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन कि कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, क्या समझ। हाँ जी, कोई भी Please, सिचुएशन है, हाँ जी, बैठिए। any tough situation, the way you handle it, Yes, you face it, Yes. try to wrangle with it, मतलब उसके साथ कैसे जूझते हैं आप। एग्जैक्टली। जब भी हमारी you. लाइफ में कुछ स्ट्रेसर्स आते हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, कोई भी स्ट्रेस है या हमारी उस स्ट्रेस के साथ डील करने की हमारी कैपेसिटी क्या है, नंबर 1। दूसरा, हम किस तरीके से उस स्ट्रेस के साथ डील करते हैं। हर एक का अपना तरीका होता है स्ट्रेस के साथ डील करने का। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा होता है वो चुप करके बैठ जाते हैं, एक साइड पे चला जाते हैं, अपने आप को कॉर्नर कर देते हैं। कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ लोग सिचुएशन से ही भाग जाते हैं, दूर ही चले जाते हैं। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद इट। हम यहाँ पे बार बार ये कह रहे हैं, देखो, विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहाँ पे हमारा मेन मकसद फैमिलीज को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज हैं वो प्यार में अंधी है। अपने लव्ड वन के साथ इतने ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, हमें डिटैच होना नहीं आता। हमारी प्यार की परिभाषा जो है वो प्यार की फ्लडिंग हो जाती है और हमें ये नहीं पता कहाँ पे हमने अपना ध्यान रखना है या खुद को स्टेप बैक करना है। तो ये पॉइंट आउट नहीं हो रहा आपकी तरफ, ये सिर्फ एक अवेयरनेस है कि जो शायद हम पहले, अगर हम थेरेपी में ना होते और सिंपल फैमिली मेम्बर्स होते तो शायद हम भी यही कर रहे होते। तो ये कुछ चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फैमिलीज अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए कर देती है, और लेकिन वो जो तरीके होते हैं वो गलत होते हैं, एक्चुअली गलत होते हैं, उसमें से हमें लर्न करना होता है। सो एज बी सेड कि ये जो कोपिंग मैकेनिज्म जो आज कोप मतलब कि उन सिचुएशंस को, टफ टाइम्स को कैसे डील करना है, तो वो जो हम तरीके ढूंढ रहे हैं वो आज अनहेल्दी हैं, वो फॉल्टी हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। कोपिंग मैकेनिज्म तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए था, पर रिलीफ की जगह हमारी पेन को तो वो वहीं पे बना के बैठा है, पेन तो कहीं पे भी कम नहीं हुई। सो द थिंग इज, ये जो अनहेल्दी जो कोपिंग मैकेनिज्म है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हो। जब तक आपको फॉल्ट नहीं ढूंढेगा कि इस पाइप में छेद कहाँ पे है तो रिपेयर आप कहाँ करोगे। अगर मुझे यही नहीं पता होएगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरे लिए मुश्किल क्या हो रही है, तो मैं हल कैसे ढूंढूंगी, मुझे सोल्यूशन आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं जब तक आप। और ना, जैसे हमारे लव्ड वंस डिनाइल में होते हैं, फैमिलीज भी डिनाइल में होती हैं। और डिनाइल में होके कई बारी हम उस डिनाइल को बेबसी का नाम देते हैं।
हम कह देते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं पावरलेस हूँ इस एडिक्शन या इस डिजीज के सामने, मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना है। और जब तक, जैसे मैम कह रहे हैं, आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या क्या मसले हो रहे हैं लाइफ में, शायद हम उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब हम ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ मिलेंगे, आपको कहाँ देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, अपने थिंकिंग पैटर्न्स और अपने बिहेवियर पैटर्न्स, दोनों चीज़ों में आपको मिलेंगे। कि अगर हम जब कह रहे हैं कि नुक्स कहाँ पे है, जैसे मैम ने बोला, इट्स नॉट डेलिबरेटली, हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम सबको आराम चाहिए, रिलीफ चाहिए, हमें पेन नहीं चाहिए। सो हमारे वो डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ हमारे थिंकिंग माइंडसेट इस तरह से आ जाते हैं, कभी डिनाइल आ जाता है, कभी ये कोपिंग मैकेनिज्म में गलत तरीके आ जाते हैं, जिनके कारण हमारे को वो मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिल रहे होते। तो आज आप इन फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म को कहाँ आइडेंटिफाई करोगे? अपनी सोचों में और अपने एक्शंस, मीन्स अपने स्वभाव, अपने बिहेवियर में, क्योंकि हम इतना यूज टू हो चुके हैं उनके साथ कि हमें लगता ही नहीं है कि वो गलत है। क्योंकि हम क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमें शायद सारे स्किल्स आते हैं, शायद हम ज़्यादा वेल रेड हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम उम्र में बड़े हैं, ठीक है, सो हमें सारे तरीके आते हैं, हम तो पूरी दुनिया घूमे हैं, तो शायद सारा हमें पता है हमारे तरीके कैसे गलत हो सकते हैं, बिकॉज हमारे लव्ड वन ने तो नशा किया है, ठीक है, या उसके बिहेवियर में हमें साफ साफ वो चीज़ें दिख जाती हैं, बट जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपने बिहेवियर पे, हमें नज़र नहीं आता। तो सिर्फ एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि हम एक प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे बैठे हैं, एक हम सबका मुद्दा है कि हमारे घरों में एडिक्शन थी, ठीक है, क्या आपके जो कोपिंग मैकेनिज्म्स थे एडिक्शन को हल करने के लिए, या एडिक्शन के साथ जो प्रॉब्लम्स आई उनको हल करने के लिए, क्या उसके साथ प्रॉब्लम बढ़ी कि आज ठीक है बिल्कुल वो प्रॉब्लम? ओवर द इयर्स जो आपके कोपिंग मैकेनिज्म या आपके कोपिंग पैटर्न्स आप लोगों ने अप्लाई किए, उसके साथ घर की जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो नशे की थी, चाहे रिलेशनशिप में थी, चाहे बच्चा काम पे नहीं जा रहा वो थी, वो प्रॉब्लम्स बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। इसका मतलब ये ठीक लिखा है हमने जो लिखा है फॉल्टी, ठीक है, बिकॉज कोई भी मुद्दा अगर हमने कोप करना है, अगर तो हेल्दी वे होगा तो वो प्रॉब्लम भी तो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप सब लोगों ने अग्री किया कि जो भी मुद्दे हमारे घरों में आ रहे थे, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, ये काम पे नहीं जाते, ये सुबह उठ के नहाते नहीं है, ये नशा कर रहा है, ये लेट आ रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए आपने अपनी बेस्ट थिंकिंग, बेस्ट नॉलेज, विजडम सब कुछ लगाया, चाहे आप उम्र में बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हर तरह के तरीके आपने लगाए इन चीजों को कोप करने के लिए, ठीक है, बट वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं, या वो मुद्दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गए। सो इसका मतलब आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि अब तक जो भी हम अपने तरीके अपना रहे हैं वो फॉल्टी पैटर्न्स थे हमारे कोप करने के, ठीक है। सो आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से हैं। इनको हम माइक्रो एडिक्शंस भी बोलते हैं। माइक्रो जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, हमें पता नहीं होती हैं। जैसे इसका एडिक्शन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम बार बार हम भी यही रवैये अपना रहे हैं, हम भी यही फॉल्टी पैटर्न्स अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें खुद को नहीं पता। एंड अगेन आई विल से विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि ऐसा लगता है कि हमारी एज इतनी हो गई है, या हम लोग अपने पेशेंट के साथ डील करते करते हमने बहुत सारे स्किल सीख लिए हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं है शायद, और जिनको हम आज समझेंगे और उस पर वर्क करेंगे। ठीक है जी। सो जो हम मैम ने बोला माइक्रो एडिक्शंस हैं, तो ये बता दें ये जो फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म है ये नॉन केमिकली आपके अंदर एडिक्शंस हैं। मतलब हम पेशेंट का इलाज करके आए हैं क्योंकि वो माइक्रो एडिक्शन है, वो हम सबको दिख रही होती है, ठीक है। माइक्रो इसलिए बोला गया क्योंकि इतनी छोटी हैं, इतनी इनविजिबल हैं, और ये दिखती कहाँ पे है, पास जाके देखो तो हमारी थिंकिंग में और हमारे बिहेवियर में। और फिर से ये बोल दें कि जैसे अभी आपको बोला कि हम अपने बच्चों के या अपने लव्ड वन के प्यार में अंधे हैं, हमें पता ही नहीं होता, तो हमारी को डिपेंडेंसी इतनी होती है हमारे लव्ड वन के साथ कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, या हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे पर ऑटोमेटिकली हो जाता है।
सो एडिक्शन घर पे आई, आप सब ने खूब सारे तरीके लगाए उसको डील करने के, क्या वो तरीके आप लोगों के सक्सेसफुल हुए कि फेल हुए? जब हमने यहाँ दैट आने से मीन्स, पहले, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो फॉल्टी तरीके थे। हम रिश्तों में जब बातचीत करते हैं, किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड अप कहाँ पे होते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पे, जहाँ वो इधर मैं इधर वो उधर, जहाँ ठा दरवाजा बंद, जहाँ हम एक दूसरे को बुलाते नहीं। तो इसका मतलब वो जो बातचीत करने के तरीके थे वो फॉल्टी थे। बात तो हुई कि मुद्दे पे खत्म हुए, बात कोई सोल्यूशन निकले, बट सोल्यूशन तो निकलता नहीं और दोनों एक दूसरे पे पोल्स अपार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब फॉल्टी पैटर्न यहाँ पे भी था। और जो मैम ये कह रहे हैं ना कि नॉन एडिक्टिव है, ठीक है, ये नहीं है कि आप फैमिलीज हमारे पास बैठे हुए हैं, ये बाहर सब में होती हैं। ये जो माइक्रो एडिक्शंस हैं जो कि नशे के साथ रिलेटेड नहीं है, पर ये ऐसे हमारे फॉल्टी बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर पैटर्न, थिंकिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट सब में होती है और हमें आइडेंटिफाई नहीं होता। क्योंकि रेपिटेटिव सेट ऑफ पैटर्न बन गया, इसलिए उसको एडिक्शन बोला कि ठीक है अब मेरा बस ही नहीं चलता, मुझे एक सोल्यूशन है कैसे डील करना है प्रॉब्लम को, कि गुस्सा करके। अब क्या बन गया कि जब मेरे हिसाब से चीज नहीं होगी तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? तोड़ फोड़ कर दो। तो ये क्या हो गया? फॉल्टी तरीका। तो हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि उन सोचों में, उन स्वभाव में, वो जो अनहेल्दी तरीके जो रेपिटेटिव बार 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 आए हैं, वो ऐसे कौन से हैं जिसने प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व किया ही नहीं, रादर उन प्रॉब्लम्स को और पाइल अप कर दिया है। सो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। पंजाबी च इत्थे लिखिया है सी कि बेचैनी देने वाली स्थिति तो भजना। कौन इसके साथ रिलेट करेगा और बताएगा? कौन, किसको ये चीज समझ आई है? एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, इट्स वेरी क्लियर इन इट्स बेचैनी देने वाली स्थिति तो ਭੱਜਣਾ। जी मैम। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੂਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ Yes, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ exactly. ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फैमिलीज साडियां fear driven होंगी। हमारी फैमिलीज के अंदर इतना डर होता है, और डर किस चीज का होता है? सबसे पहले अपने लव्ड वन को खोने का, नंबर 2 अपने लव्ड वन के नाराज होने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबके लिए। हमें ये लगा रहता है कि हमारा जो प्यारा है वो साडे कोलों रुस ना जावे, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस जो हमें घबराहट या बेचैनी दे रही है। हम चाहते ही नहीं उसको फेस करना, उस मुद्दे पे ही नहीं बात करते। कई बार हमें पता होता है कि ये हमारे लव्ड वन का ये बिहेवियर गलत है, या उसने यहाँ पे बहुत सारी वाइफ्स जो बैठी हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड्स की बात इन लॉज को सुबह उठ के नहीं बताई। कोई हाथ खड़ा कर सकता है कि आपको पता है वो रात को पीकर आए हैं, जब उनसे कोई वीक एक्शन हुआ है, बट आप उस बात को छुपा लेते हो। क्यों छुपाते हो, अब आप बताओगे? इसलिए कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि वो उनको क्यों इतनी परेशानी देनी है। और क्योंकि जब तो डर सुबह लगता है। परेशानी में क्योंकि जब सुबह बात होगी, ठीक है, तो वो डर हमारे अंदर रहता है कि घर की शांति कहीं ना भंग हो जाए, तो फेयर आ गया। तो हमें लगता है कि लाइक कि एक जो पेशेंट जिसने हस्बैंड का है वो मुझसे नाराज ना हो जाए, और दूसरा कि घर में मतलब शायद मुझ पे ही ना क्वेश्चन हो जाए। एक फियर और दूसरी चीज शर्म। ठीक है, ये दो चीजें हैं कि एक तो मुझे शर्म आ रही है इसलिए नहीं मैं बात करूंगी, और दूसरा कि मेरे अंदर डर है।
क्योंकि एक शर्म भी है ना कि लोगों को पता चल जाएगा तो फिर क्या होएगा। इससे अच्छा ये है कि बात ही ना करो। घर पे चलो हम इसलिए बात नहीं करते कि बुजुर्ग हैं, वो परेशान नहीं होए। बाहर हम इसलिए एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं जी, रिश्तेदारों में कुछ पता ना चले, क्योंकि एक है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे अभी सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा मेरा किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ या कहीं है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, कुछ है, मैं फोन पकड़ा देती हूँ। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे वो शर्म आ रही है, मैं उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करना चाहती हूँ कि लोग ये ना कहे कि इसका बच्चा कितनी चीखें मार रहा है। ठीक है, सो फटाफट हम फोन निकाल के दे देते हैं। सो वो किस लिए आया? ठीक है, कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब एक डर कह लो, एक शर्म कह लो कि हम वो एक्सपीरियंस अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उसको फेस नहीं करना चाहती। क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे बेचैनी देता है। आपने वो कहावत सुनी है जो हमारी साइकोलॉजी तो बिल्कुल डिफाई करती है? वो कहावत क्या होती है कि एक चुप 100 सुख। ठीक है, बट हमारी साइकोलॉजी उस कोटेशन को ही डिफाई करती है, क्योंकि वो चुप्पी हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उस बेचैनी, वो अनईजीनेस से हम भाग रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि चुप रहेंगे तो ना घर पे कोई कलेश होगा, ना पता लगेगा, ना कोई रफड़ होएगा, तो बेटर है कि चुप ही कर जाओ। और आपने कई बार हमें पता होता है कि ये बात से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इतनी ज्यादा बात बढ़ सकती है, लेकिन हम पता क्या करते हैं, इस टाइम को संभाल लें, इस मौके को संभाल लें, कुछ रिएक्शन ना करें, चुप रहे। आज तो ठीक है ना, ये आज तो कुछ नहीं ना कर रहा, आज तो ये ऐसा बिहेवियर नहीं ना कर रहा। अगर मैंने आज बोल दिया तो इसने पता नहीं क्या कर देना, इसकी बीमारी वापस ना आ जाए, ये जाके नशा ना करना शुरू हो जाए। आपको क्लियर कर दें, जो बिहेवियर आ रहा है वो नशेई रवैये ही है, जो अग्रेशन आ रही है वो नशेई बिहेवियर ही है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इनोसेंटली बीमारी को बढ़ाई जा रहे हैं, हम और ज्यादा बढ़ाई जा रहे मतलब हैं अगर एक खुद सिंपल अवॉइड पैटर्न, करके। अगर एक सिंपल पैटर्न दें आपके केस में जी, 10 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हम कल रात को जो हुआ चलो लेट इट बी, आज हमने उस बात को नहीं करना क्योंकि इन्होंने फिर 4 दिन खाना नहीं खाना। सो अभी क्या है कि हम उसको अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को आगे जो परेशानी आने वाली है ना, उसको मैं फेस नहीं करना चाहती। ठीक है, या वो हमारे लिए मुश्किल होएगी। सो जो कल रात को हुआ उसको हम भुला के अगले 4 दिन क्यों वेस्ट करने हैं, या अगले 4 दिन घर का माहौल क्यों खराब रखना है। बट आप सोचो कि ये हमने रिपीटेडली कर करके अपने लव्ड वन का तो एक पैटर्न सेट कर दिया ना, उसकी बीमारी हमने बढ़ा दी है। उसको ना, हमारे लव्ड वन को ये पता लग गया है, क्योंकि जब हम बोलते हैं दिस डिजीज इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल और मैनिपुलेटिव भी है, उनको पता लग गया है कि मैं कौन सा बिहेवियर करूंगा। मेरी मम्मा है, मेरी वाइफ है, मेरे पापा है, मेरे अंकल है, कोई भी है, मैं इनके सामने कौन सा ऐसा बिहेवियर करूंगा कि इन्होंने चुप कर जाना है। क्योंकि इनको खुद को बेचैनी हो जाती है, आप इनको खुद देखिए, को घबराहट हो जाती है। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है बहुत सारे मदर्स, ठीक है, चोरी पैसे देते हैं, जब चोरी उसको दरवाजा खोलते हैं, जब हम नहीं बताते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं, छुपके करते हैं। जब वाइस वर्सा आप कर लीजिए, कई बार फादर्स इनेबल कर रहे होते हैं, मैम ये इसका मतलब आप रिलेट करा रहे हो ठीक है, तो कई बार आप देखो कि ऐसे हम लोग करते हैं एज अ मदर। वो लेट आया, उसने पैसे मांगे, हम वो नहीं बताते। हम क्यों वो उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते अपने हस्बैंड के साथ? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने बताया, वो जो डर आएगा घर में, जो माहौल बनेगा, तो बेटर है उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करने से मेरी चुप्पी ज्यादा अच्छी है, मेरा छुपाना ज्यादा इजी वे आउट है। मुझे आपने छुपा तो लिया, आपने उसको मतलब सामने नहीं लेकर आए, बट क्या हुआ? प्रॉब्लम बढ़ी कि कम हुई? अब पेशेंट को पता लग जाता है कि वीक बंदा कौन सा है मेरी फैमिली में, कौन छुपाएगा? मेरी मदर। और क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में आ रहे हैं और हम फिर नहीं छुपा रहे हैं, फिर हमारा हस्बैंड क्या कहेगा, तू तो बदल गई है ना, तू तो अब काउंसलर को सब कुछ बता रही है, या तू तो अब घर पे सब कुछ बता रही है, अब तू बदल गई है। बट द थिंग इज कि ये बदलाव जरूरी है। अगर आप आज भी, जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे बोलते हैं कि पुराने जमाने में हम वो उससे करते थे, मसाला घिसते थे और उसको बारीक बारीक काटते थे। आज मशीनें आ गई हैं, फोन आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं कितने नए नए। अगर हम वो सारी चीजों में एडवांस हो रहे हैं तो हम अपने तरीके, अपनी वे ऑफ थिंकिंग, अपने कोपिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं चेंज कर रहे? हम वो उन तरीकों से नहीं ठीक कर पाए अपने घर के माहौल। सो आज मेरे को ये सारी चीजें सीखनी है। ये नहीं होगा कि हाय मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूँ या मैंने उसकी इंसल्ट कर दी है। वाइफ्स में ये बड़ा होता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा हस्बैंड क्या कहेगा कि तू मेरी इज्जत नहीं रख पाई,
बट द थिंग इज कि इज्जत रखते रखते जान जा रही है। सो आप अगर वो नाप तोल करो तो कहाँ पे आप जाओगे? और कई बार तो हम देखते हैं कि फैमिलीज जब फॉलोअप्स पे आती है पेशेंट के वीक एक्शंस को जो घर पे हुआ उसके बिहेवियर को भी हाइड करती है। क्यों हाइड कर रही होती है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको बेचैनी दे रहा होता है कि जाना तो अब इसने घर पे ही है 4 दिन के बाद, ये ना हो कि ये मुझसे नाराज हो जाए, ये ना जाके कह दे कि हूँ तो मैडम तो बड़ा सक्की हो गई है, मेरी हर चीज दस के आई है। तो वो बेचैनी, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे अंदर चल रही होती है, हम उसी को अवॉइड कर रहे होते हैं, हम उसी को शांत कर रहे होते हैं। तो हम भी क्या फीडबैक जाके देते कि मैम नहीं बिल्कुल ठीक है। सो सबसे ज्यादा बेचैनी, चलो घर के तो हमने सारी बातें कर ली कि घर पे किन किन चीजों की बेचैनी, ट्रीटमेंट में आके किस चीज पे बेचैनी होती है? जब काउंसलर का फोन चले जाए जी आपने डेटा इंटरवेंशन के लिए चिट्ठियां लिखनी है, किस किस को बेचैनी हुई थी? ऑनेस्टली बताएंगे। किस किस को बेचैनी हुई थी बहुत ज्यादा जब हमने कहा था कि आपने अपने लव्ड वन के वो सारी बिहेवियर्स और सारे पास्ट लिखना है कि उसने नशे में क्या क्या नुकसान किया अपना या घर का या सारी चीजों का। सो किस किस को बड़ी बेचैनी हुई थी? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा है अब। डर किस और चीज- मैम ये ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हुए होते हैं हमारे। हम्म, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारे लव्ड वन ने कुछ ऐसा किया होता है, कुछ बिहेवियर, कुछ एग्रेशन, घर से चले जाना, रूठ जाना, दवाई ना खाना, कुछ ऐसी चीजें की होती हैं जिसकी वजह से हम ये एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस करते हैं। और ना एक टर्म है, वो टर्म है HT। HT वैसे तो HT को हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन HT एक वर्ड है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये शायद हमें नहीं है। ये जो मैम बोल रहे हैं कि डाटा इंटरवेंशन हम बार बार प्रेजेंट करते हैं, आपसे लिखवाते हैं, पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि जितनी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से आप हमें अपनी फैमिली के जीन्स के बारे में या पेशेंट की बीमारी के बारे में बताओगे, उतना हम अच्छे से इलाज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कई बारी क्या होता है कि फैमिली में सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल अटेम्प्ट हो चुकी होती है, जो कि फैमिली बताती नहीं। आपके घर में चाचा ताया, नाना दादा या कोई भी XYZ किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज कहने लगी हूँ हमारे लिए। अगर एक पेशेंट ये बोलता है ना मेरा मरण नु जी कर रहा है, सो हमारे लिए अलार्मिंग साइन हो जाता है, हमारे लिए रेड लाइट, रेड सिग्नल ऑन हो मतलब जाता है, खतरे की घंटी बज जाती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार पेशेंट थ्रेटन करने के लिए भी बोल देते हैं, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू असेस एज थेरेपिस्ट, एज डॉक्टर। तो अगर आपकी फैमिली में किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा है और आपने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से हमें नहीं बताया, सो 100% है आपके बच्चे का सही इलाज नहीं होना। हम वो सही इलाज कर ही नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट सिम्टम को ट्रीट करेंगे, जो उसके बिहेवियर आपने लास्टली बताए हैं 15 दिन पहले, महीना पहले, बस हम प्लीज किसी के पास फोन है तो वो साइलेंट कर दें या बाहर दे दीजिए प्लीज। तो हम अपने लव्ड वन के ट्रीटमेंट में बाधा डाल रहे हैं अगर हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट नहीं होते। हम अपनी बेचैनी को ठीक करने के लिए चीजें छुपाते हैं, उसको हम बाहर ही नहीं लेके आते कि ये चीजें मुझे बेचैनी इतनी दे रही है, मुझे इतनी घबराहट दे रही है, मेरे बच्चे को पता नहीं कितनी देगी। और इसी के कारण जब हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट 100 डेज का फुल है, ठीक है, आप देखिए इनिशियली आप वो कन्वे ही नहीं कर पाते हो 100 डेज के ट्रीटमेंट को, क्योंकि आपके अंदर इतनी बेचैनी छिड़ रही होती है, आप कहते हैं कोई बात नहीं कर लेते हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर वो 10 साल से नशा कर रहा है तो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में अगर उसको 100 डेज बोला गया है तो हम इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ से उसकी ज़िंदगी ठीक होगी कि उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके कि नहीं, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू फॉलो द ट्रीटमेंट। आपको सबसे पहले बता दें कि फर्स्ट जो चीज होती है जब हम रिहैब में आ जाते हैं, हम अगले दिन भी मिला देते हैं, हफ्ते के अंदर अंदर भी मिला देते हैं। बहुत सारे रिहैब्स हैं जहाँ पे 30 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने मिलाते ही नहीं है पेशेंट को। हम बोलते हैं नेक्स्ट डे मिल लो, वीक के अंदर अंदर मिल लो, बार बार मिलो। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप मिलेंगे पेशेंट की रियल सेल्फ हमारे सामने आएगी, हमें उसकी रियल पिक्चर आएगी। कन्फ्रंटेशन, जैसे मैम ने बोला, कन्फ्रंट करना मतलब उसको एक वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज मैसेज देना कि यू आर हेयर फॉर 100 डेज। पर हम क्या करते हैं,
हम अपनी वो बेचैनी के कारण हम कहते हैं कोई नहीं, 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਲੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬਤਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना, आज ते हो रहे हैं ना, तो मैं आपको विद रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट बता दूं कि फिर वो 1 महीने के दिन ही गिन रहा है, वो ठीक कुछ नहीं रहा। और ऊपर से सोने से सुहागा पेशेंट आपको थ्रेट कर दे कि मैं घर आके देखूंगा फिर तुझे, मैं और तेरा पीऊंगा। हाँ और पीऊंगा। जब पक्का अब डिवोर्स तो आपकी बेचैनी का लेवल और ऊपर बढ़ जाता। तो आप कहते हो कि नहीं ठीक है, ये वाले समय को तो सारो, ये बेचैनी को तो खत्म करो, उसकी हाँ में हाँ मिला दो। सो ये जो ये वाले समय को संभालो ना, ये भी एक 4th नंबर पे है, शॉर्ट टर्म फोकस। ठीक है, ये दोनों आसपास जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बार इसकी बात कर रहे हैं कि ए वेला ते सांभो। सो ये भी एक फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म है, जहां हम सिर्फ ए वाला वेला संबंधी गल कर रहे क्विक फिक्स करते हैं मैम हैं, हम लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोच रहे। ठीक है, हम आपको जब फैमिलीज आती है ना कि मैम ये घर जाके और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, या फैमिली आती है मैम ये कल्ला है, बिजनेस संभालना है, ये वो, हमारा गोल होता है कि हम पेशेंट को आपकी जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट नॉट 2-3 मंथ्स। ठीक है, आप फैमिलीज का बड़े बारी फोकस होता है मैम बंदा नहीं हैगा काम ते इनू लै जाइए। मैम हम 2-3 महीने के लिए नहीं पेशेंट को तैयार कर रहे, हम उसको पूरी लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। लाइफ स्किल मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये। सो हमारा जो शॉर्ट टर्म फोकस, अगर फैमिली का भी शॉर्ट टर्म फोकस रहेगा ना, फिर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि एक कहावत बोला गया है ये शॉर्ट टर्म फोकस के लिए, तली में आया गली में खाया। मतलब तुरंत हमें रिलीफ मिल जाए, तुरंत हमें ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आराम मिल जाए, बाद की बाद में देखेंगे। और नॉर्मली हम यही कहते हैं कि चाहे 100 डेज का होता है, हमें कहते हैं कि नहीं अभी तो सारो ठीक है, अभी तो इसके हिसाब से चलो, या अभी तो ठीक लग रहा है, इसको थोड़ी दिन के लिए लेके जाके देखते हैं। एक क्लियर पिक्चर मैं आपको दूं कि जो बात हो रही है शॉर्ट टर्म फोकस की, या अपनी जो पेन है उसको हम अवॉइड करते हैं कि हम नहीं फेस कर सकते। कई बार हमने देखा है फैमिलीज की खुद की प्रायोरिटीज ही डिफरेंट होती है। कोई ऐसे बड़े पंगे डले होते हैं बाहर, बड़े फसाद हुए होते हैं, जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम पेशेंट को रिहाब में भेज देते हैं। कई बारी केसेस चल रहे होते हैं, कई बारी पुलिस रिपोर्ट चल रही होती है, कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर हमें बार बार बताने के बावजूद कि 100 पेशेंट इन पेशेंट है, 100 डेज इन पेशेंट है, 100 डेज आउट पेशेंट। आपको क्लियर कर दें, मैं दोबारा बता रही हूँ, जिस दिन आप हमारे साथ जुड़ गए हैं 0 to 2.5 years लगने हैं ब्रेन को पूरा नॉर्मलाइज होने में। और उसमें भी हमारी एब्सटिनेंस भी रहनी चाहिए, और हमारे फॉलोअप्स भी होने चाहिए, और हमें ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स मैम फैमिली के कई बार इतने शॉर्ट टर्म होते हैं, इसने बाहर जाना है, इसका ड्रग टेस्ट क्लियर आना चाहिए। बिल्कुल, हम इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, सो थोड़ी देर रिहैब करा लें। ठीक है, सो 6 महीने बाद शायद इसकी हम शादी करा पाए। सो हमारा देखो, हमारी प्रायोरिटी, मैम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं ना, हमारी प्रायोरिटी हमारे लव्ड वंस की मेंटल इलनेस नहीं है, हमारी प्रायोरिटी उसका ट्रीटमेंट नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमने जुड़े रहना है। हमारी प्रायोरिटी, हम एक गोल अपना एजेंडा सेट लेके आए हैं कि मुझे पेशेंट बस इतना सा तैयार चाहिए। अब मुझे बताओ कि जब फैमिलीज ये एजेंडा और ये प्रायोरिटी है उनकी, वो कैसे लॉन्ग टर्म जुड़ी रहेंगी? उनको तो थोड़ी देर के लिए ठीक लगा, उन्होंने तो कनाडा का वीजा लगवा दिया, वहां पे जाके अब जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे हमने कितनी बारी देखा है, मैम अग्री करेंगे, बच्चे जा रहे हैं 2 महीने भी नहीं वहां पे कर पा रहे, फीसें गई हुई हैं, बट दे आर रिटर्निंग बैक, और लैक्स मनी गया होता है उसमें। ठीक है, शादियां हो रही हैं, वो ही वाइफ चूड़ा पहन के फिर यहाँ पे आ रही। क्योंकि शॉर्ट टर्म फोकस क्या है कि इसका मेडिकल टेस्ट में कहीं पॉजिटिव ना आ जाए तो क्या कर लें, उसको सर्विस स्टेशन भेज दें। फॉर देम दैट रिहैब इज लाइक अ सर्विस स्टेशन, कि कल नू रिश्ता कराना है, ठीक है, ये आदत ठीक हो जाएगी। फॉल्टी सिस्टम ही है ना, फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है फैमिली का, शादी करा देंगे ये सुधर जाएगा। मतलब हमारा देखो लॉन्ग टर्म, हम इसकी डेप्थ ऑफ सीरियसनेस ऑफ द इलनेस नहीं समझ रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा अभी नॉर्मल नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म गोल में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल में आपका जो इनिशियली ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं तो उनका गोल सिर्फ होता है कि हाँ ये पीनी बंद कर दे, जहाँ ये कम कर दे। बहुत सारी फैमिलीज तो इस चीज़ में आती हैं कि शायद मैम ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर दो ये कभी कभार पी लें, ये कोई दूसरा ले लें, अच्छा वाइट छोड़ के अल्कोहल ले लें, कभी कभी ये फीम ले ले, घर में चलती है फीम, ऐसी भी होती है कई बारी फैमिलीज बोल देती हैं हमें। तो
हम पहले तो ये समझे हमारा पेशेंट उन 20% लोगों में से है, 100 में से 20% लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो गए हैं अगर वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं या अल्कोहल यूज कर रहे हैं। एंड इवन मैं यहाँ पे थॉट्स की भी बात करूंगी अगर हमें थॉट डिसऑर्डर भी है तो। और 20% हम एक्सेप्ट कर ले कि हमारे पेशेंट को बीमारी लग गई है, जो हम 100 दिन इन पेशेंट 100 दिन आउट पेशेंट बार बार लगातार कहते हैं, तो ये 100 दिन इन पेशेंट और 100 दिन आउट पेशेंट डॉक्टर भाटिया ने, भाटिया हॉस्पिटल ने और द हर्मिटेज ने नहीं बनाया। ऑल ओवर वर्ल्ड हम फॉलो करते हैं जितने भी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, दिस इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। और जो मैंने बोला है ये शायद आपको बेचैनी देगी ये बात कि 2.5 साल लगने हैं। 2.5 साल का मतलब ये नहीं है कि पक्का दवाई चलेगी, हो सकता है दवाइयाँ कम होती जाए, चेंज होती जाए, बंद हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट देयर कोमॉर्बिड इलनेस, उनको नशे के साथ कौन सी और बीमारी है, उनको मूड डिसऑर्डर है, उनको थॉट डिसऑर्डर है, उनको ओसीडी है, उनको डिप्रेशन है, क्या है वो हमें देखना है और उसको साथ में ट्रीट करना है। और 100 दिन का मतलब ये है हर एक दिन का मतलब है हर एक दिन में पेशेंट ने चेंज होना है। जैसे आपको बोला कि हम अगले दिन ही मिलवा देते हैं, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिलवा देते हैं। जो आप कन्फ्रंट करके जाते हैं ना, तो धीरे धीरे पेशेंट में एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। चलो अब रहना तो है ही है, अब करना तो है ही है, अब रहना है, तो थोड़ा बहुत फिर वो धीरे धीरे उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो बैठना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये समझें कि क्विक फिक्स नहीं है। आई हैव सीन मैनी फैमिलीज टू डू दिस कि उनकी अपनी बेचैनी है, बाहर केस चल रहा है, कोई पंगा पड़ जाएगा, बाहर के मसले सॉल्व करने 1 महीने के लिए छोड़ आते हैं। तो ये गलत है, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, बीमारी में जब हम लॉन्ग टर्म गोल कह रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल एडिक्शन का लॉन्ग टर्म गोल है पेशेंट की रिकवरी और उसकी जान बचाना। और उस रिकवरी के लिए आप देखिए कि स्टेजेस हैं, एब्स्टिनिज्म है, उसकी सोब्राइटी है, देन रिकवरी वाली स्टेज आती है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को हर एस्पेक्ट से ठीक करता है। बट आपका गोल क्या है? आपका गोल सिर्फ ये था कि सिर्फ महीने के लिए हम उसको सार लें, ये टाइम ठीक है, महीने के लिए क्लीन हो जाए, इसका तब का टाइम निकल जाए, तब कि इसका कनाडा का वीज़ा तब तक लग जाए। मैम अभी टिकटें नहीं हुई इसलिए हमने बोला यहाँ पे छोड़ दें। मैम घर में शादी थी तो हमें था वहाँ जाके ना पिए, तो हमने कहा थोड़ा 30 दिन यहाँ पे एक प्रोग्राम करा दे, ठीक है, ताकि वो वहां जाके फैमिली में बिल्कुल ठीक से रहे। अब आप पीछे फिर से कहानी फेयर क्यों है? फेयर ड्रिवन ही है, अंदर डर ही है पीछे कि बाहर जाके कोई पंगा ना होए, प्रॉब्लम ना होए, और हमारी खुद की पेन हमें इतनी घबराहट दे रही है, हम सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम कह देते चलो रिहैब भेजें। ऐसा नहीं होता। हम एक सेट तरीके से ट्रीटमेंट कराएं ताकि हमारे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट भी आ सके। और जो बबलीन मैम ने बोला ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 1 मंथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट कंपेल्स यू, पेशेंट टेल्स यू मैं ठीक हूँ और मुझे ले जाओ, और फिर हम भी कहते हैं चलो लेके जाके देखते हैं, करते हैं, देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है। हम एक बार ही करके तो देखें। हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि बाहर के मसले सॉल्व करने हैं तो 1 महीने के लिए भेजना है। कुछ पेरेंट्स की इनिशियली प्रायोरिटी इतनी अच्छी होती है, उनकी विल इतनी होती है ट्रीटमेंट कराने की कि वो कहते हैं हम आप 100 दिन क्या आप 200 दिन रख लेना मैम, 200 दिन रखना, इनको ठीक करो किसी तरीके से। पर जैसे 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 1 महीना बीतता है वो हमारी प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाती है, हमारे मसले आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा चलो, अगर हमने 3 मंथ्स भी कर लिए किसी तरीके से, जैसे ही फॉलो अप्स के दिन आने शुरू हुए, मैम अब बिल्कुल ठीक चल रहा है, फॉलो अप की तो कोई जरूरत नहीं, अब हमारे घर में शादी है, अब मेरी बहन की शादी है, अब मेरे घर में फलाने की शादी है, वहां पे ये नहीं खड़ा होएगा तो हम क्या बोलेंगे। तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज होनी शुरू जाती है। आप देखिए ना, आपका फोकस ही बदल गया, आपका गोल ही बदल गया। कहाँ पे गोल था जब आप उसको फर्स्ट डे लेके आ रहे हो, किस क्राइसिस में वो आए, जिस क्राइसिस में अब आए थे, तो आपका सिर्फ एक गोल था कि इसको बचा लो, ठीक है। टुवर्ड्स लाइक द ट्रीटमेंट में हम जैसे फ्लो करते हैं, तो आप देखिए कि आपका वो गोल तो पीछे छूट जाता है। आपके तो अलग गोल शॉर्ट टर्म, वो हिडन वाले बाहर आने शुरू होते हैं कि मैम कहीं ना कहीं अब ये चेपी लगा दे। और उसके पीछे आपको बता दे, वो जो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हुई है वो आपने नहीं की, आपने बिल्कुल नहीं की वो प्रायोरिटीज चेंज, वो आपका लव्ड वन और उसकी बीमारी करा रही है, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव है, वो कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है जो साथ चल रही है। उसने सिर्फ एब्सटेन किया है, नशे से दूर रहा है, बिहेवियर उसके वहीं के वहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रूमिनेशन। सो रूमिनेशन मतलब ये अनदर कोपिंग मैकेनिज्म है। हम क्या करते हैं इसमें, जो पास्ट में जो हमारे साथ अनप्लेजेंट चीज़ें हुई हैं, हम उसके बारे में ही बार बार चुगली करते रहते हैं,
उन ख्यालों के बारे में, ये कैसे हो गया, मैम काश ये ना हो। चुगाली को एक बार इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। चुगाली आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी हमारे ये काऊ, ये वाले हर्ड वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, ये चारा खाते हैं, एकदम दगड़ दगड़ स्वालो करते हैं, और उसके बाद आप देखते हो कि वो चारा उनके मुंह में घंटों भर वो उसको च्यू करते रहते हैं। तो वो अपने पेट में, मतलब अपने रूमिन में डालते हैं, और रूमिन से वो वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं और उनको चबाते रहते हैं। उसी तरह हम उस एक सोच को, जैसे आपने देखा च्युइंगम को, उसका रस निकल जाता है, बट फिर भी आप उसको बार 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 खाते रहते हो, च्यू करते रहते हो। उसी तरह पुरानी उन सोचों को, क्यों कहा इसने, क्यों मुझे बोला, ऐसा क्यों हुआ, काश ये हो जाता, काश मम्मी ने ऐसा ना कहा होता, काश इस दिन मैं ये चीज संभाल लेती, हम उन्हीं लूप ऑफ थॉट्स में अपने आप की चुगाली उस गाय अगली की बार तरह। अगर ऐसा होगा तो मैं फिर ऐसा करूंगा, फिर मैं उसको ये जवाब दूंगा। मतलब हम सारा काम घर का कर ही जा रहे हैं, हम लोगों के साथ भी होता है, ये नहीं है कि हमें यहाँ रूमिनेशन नहीं होती और हाँ, हमको पर नहीं है। हमें skills सारा- आते हैं सारा rumination घर को का- पहचानने की। सारा घर का काम करके जब दोपहर में 2 मिनट होना ना कि रिलैक्स कर लो, उस टाइम सारियां सोचा आनी है सवेर तो लेके हुन तक होया की है ना, क्योंकि हमें क्या है कि हाँ, हम उस टाइम पे वो सारी सोचे पॉप अप करेंगी, कल रात को ऐसे हुआ था, उसने ऐसे बोला था, मैं ऐसे कर लेती। सो वो रूमिनेशन क्या है कि कोई भी अनप्लेजेंट कोई चीज आपके साथ हुई है, हम अच्छी चीजों को नहीं करते रूमिनेट, अच्छी यादों को नहीं हम करेंगे, बट वो 4 साल पहले वो शादी में किसी ने मुझे ऐसे बोला था, वो मैं आज तक रूमिनेट कर रही हूँ। और आप बता सकते हैं ये रूमिनेशन करके आपको फायदा क्या मिलता? तसल्ली। हाँ जी, गैस कीजिए। मैंने क्या बोल दिया फायदा वैसे, मिलता है? मैंने बोल दिया वैसे। मतलब उन सोचों की जो पुरानी हमारे साथ अनप्लेजेंट हुई है, वो इंट्रूसिव थॉट्स को बार 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 बार, हमें पता है उन्होंने हमें पेन ही देनी है, फिर भी हम उनको चबाई जाते हैं, सोची जाते हैं, उसका फायदा क्या है? एक चीज बताओ। मैंने बोला है वैसे, मैंने बोल दिया है। तसल्ली। और दूसरा हम कहते हैं कि उससे हमें वो जो विक्टिम कार्ड खेलना, बेचारापन बनना, ठीक है, हाय मैं बेचारी, हाय लाइफ में सबसे ज्यादा अनफेयर मेरे साथ हुआ, वाई मी, वो जो नशा आता है बेचारगी का, उससे हमें कहीं ना कहीं राहत मिल रही होती है। तो हम रूमिनेशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि तसल्ली मिल रही होती है कि मुझसे ज्यादा यहाँ पे असहाय, मुझसे ज्यादा परेशान यहाँ पे मदर या वाइफ कोई नहीं है। हमें कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, और कई बार हमको बोलते हैं कि मैम हम आपकी पेन समझते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। क्योंकि वो चीज आपको कंफर्ट दे रही है ना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हमारे जो तौर तरीके हमने अपना लिए ना, वो कहीं ना कहीं हमें कंफर्टेबल कर रहे हैं, और बड़े क्योंकि आराम वहां से पे एक्शन करना मुझे बेचैनी देगी, वो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है, एक्शन करना मुझे बेचैनी दे रही है, तो मेरे को सोच ही कंफर्ट करी जा रही है कि जो तू कर रही है वो ठीक है, तू कंफर्टेबल रहे, कोई बात नहीं। क्योंकि तूने अभी तो संभाल लिया है ना सिचुएशन। अब और ये मैं बता दूं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत। मैं बेचारी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं बेबस हूँ, आपको क्या पता होए हमारा बच्चा क्या क्या बोलता है, किस तरीके से बोलता है। आप हमारी जगह हो तो आपको पता लगे। भाई हम आपकी जगह नहीं, हम शायद आपके बच्चे को आपसे ज्यादा समझ चुके हैं, मतलब वो हम उसके डिसऑर्डर को समझ चुके हैं, हम उसको इनसाइड आउट समझ चुके हैं, इसीलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम एडवाइस नहीं दे रहे। आज हम पावर कर रहे हैं हम आपको, हम एडवाइस नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं अपनी बेचैनी को कम करना, अपने फियर्स को खत्म करना, और अपने इस सेल्फ विक्टिमाइज वाले रोल को खत्म करना। अब आप ये आइडेंटिफाई करें कि किस टाइम पे कौन सी सबसे ज्यादा सोचें आपको परेशान करती हैं, ठीक है, कि जब आप फ्री होके बैठते हो तो आप सबसे ज्यादा आप कौन सी च्यू करोगे, उन पास्ट की उन थॉट्स को। आप बस ऐसे समझिए जैसे आप देखो कि आपने चुन्नी ली हुई है मैम, थॉट आई गई, थॉट आई गई, बट अभी क्या हुआ, अगर मैं ये चुन्नी इनके मतलब गले में गोल 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 घुमा दूं तो क्या होंगे, सफोकेट हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे। उसी तरह रूमिनेशन में जब हम एक सोच की गरारी में अड़ जाते हैं तो हम अपने आप को सफोकेट कर लेते हैं, हम पेन में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमें लगता है सोच सोच के शायद ना कोई नतीजा निकल आएगा, नतीजा नहीं निकलता, रादर आपकी पेन और बढ़ जाती है, आप सफोकेट हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पाते। आप जो इंसान जो हमेशा रूमिनेशन में है पास्ट को लेके, उसके अंदर क्या चलेगी, उदासी,
हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी उसके अंदर, तो बेबसी है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो पास्ट की, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, जब किसी मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया, वो आज की तारीख में कैलेंडर बदल गया, तारीख बदल गई, आप 4 साल की बात को आज भी कैसे रिवाइव करके बैठे हो। लाइफ में और भी तो कितनी अच्छी चीजें हुई हैं, अभी उनके ना- बारे में क्यों नहीं सोचा। अभी बबलीन में आपने बोला है एम्पावर करना। आप बहुत सारे ना हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैम ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ नहीं हैगी। तो विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, एज इज जस्ट अ नंबर। आपने अपनी उस ताकत को समेटना है। ये जो हम आपको इतने सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबकी सेम कहानी है, सबके सेम पैटर्न्स हैं, सभी इसी मुसीबत में से निकले हुए हैं। आई कैन नॉट एक्ट गॉड, मैं परमात्मा का रोल नहीं अपना सकती, परमात्मा बैठा हुआ है। जब आपका लव्ड वन ये कहता है कि मैं मर जाना है, ये तुसी ऐ ना किता, ठीक है, आपने सिर्फ थेरेपिस्ट को बताना है, डॉक्टर को बताना है, ताकि हम मेडिकली उसको ट्रीट कर सकें। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे डरना नहीं है, परमात्मा को याद करना है कि गॉड यू आर देयर टू टेक केयर। आना जाना भगवान के हाथ में है, हम जरिया हैं ठीक करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए। तो ये जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है कि मैं पावरलेस हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, या मेरे पास कोई है ही नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, रिश्तेदारों की सपोर्ट नहीं है, ये गलत है। हम खुद की सपोर्ट खुद बनेंगे। हम अब आप देखिए कि अगर एज है आपके पास, आप कहते हो कि मेरी उम्र हो गई है, तो एक चीज तो पक्की है, विद एज हमारा विजडम बढ़ता है, और विजडम आप लोगों के पास अगर ज्यादा होगा तो स्किल्स भी तो होंगी, बट द थिंग इज वो स्किल्स कहीं ना कहीं अनपॉलिश रह गई हैं। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो आप कह रहे हो कि मेरी उम्र हो गई, तो एक चीज मान ली, अगर उम्र हो गई है तो विजडम और स्किल्स आपके अंदर ही हैं, बट वो चला गया है वो नीचे वाले ब्रेन के पास। कमांड आपका पीएफसी ने लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम आपकी उन स्किल्स को वापस रिवाइव कर रहा है, वापस पॉलिश कर रहा है। तो ये हेल्पलेसनेस वाला जो कार्ड है, इसको खेलना बंद कीजिए। और रूमिनेशन, फैमिलीज के लिए रूमिनेशन पे काम करना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जब हम लव्ड वन को ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, उसकी काउंसलिंग हो रही है, थेरेपी हो रही है, मेडिसिन चल रही है, सब कुछ हो रही है, एंड ही इज इम्प्रूविंग, ठीक है, और वो घर वापस जाता है, और हम वो 4 साल पहले वाली, 2 साल पहले वाली जो उसने बातें करी हैं उनको लेके फैमिली बैठी हुई है। और जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठोगे और फादर या मदर या वाइफ उसको ये चीजें वो ही रिकॉल करके, कोई ताना मार रहा है, कोई टॉन्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, रिकवरी कैसे होगी? ये पॉइंट हम नेगेटिव अप्रेजल में मैम ऐड ऑन कर देते हैं। पहले मैम मैं सोच रही थी कि जो हमने 3 अभी करी हैं, सो लेट्स आस्क फ्रॉम द फैमिलीज कि एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, रूमिनेशन और ये Short term शॉर्ट टर्म फोकस है, ये ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितना अंडरस्टैंड किया है आपने, और आपने आइडेंटिफाई किया है अपने अंदर कि आप में ये फॉल्टी पैटर्न्स हैं। सो आई वांट कि ये लोग शेयर करें अपने अपने ये तीन चीजें हमारी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 कि ये चीजें हमें समझ आ गई है। क्या हम ऐसा करते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है कि इसको कैसे ना करें, क्या तरीके अपनाएं कि ये चीजें हमें तंग ना करें। सबसे पहले जो लोग लेट आए हैं, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस मीन्स कि जो चीजें हमें पेन दे रही हैं या हमें दर्द दे रही हैं, हम उन चीजों को उस एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हम फेस ही नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं उस सिचुएशन से। नंबर 2 इज ल्यूमिनेशन, सोचो कि चुगाली करनी है। एंड फिर हमने बात की है शॉर्ट टर्म फोकस के लिए, क्विक फिक्स, अभी का टाइम सार ले, अभी के लिए कर ले, ऐसा सब होता है। और ये हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स के फॉल्टी पैटर्न्स होते हैं। क्या हम करते हैं? इतनी बात समझ आ गई है या आपने कुछ पूछना है प्लीज? सो आपको हम एक एक माइक देते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो माइक्रो एडिक्शन, ये जो हमारा फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो अभी तक यूज़ करते आए हैं, जो आज आपने आइडेंटिफाई किया, अरे ये तो फॉल्टी निकला, मैं तो हमेशा इस सिचुएशन को इससे डील कर रही थी। सो ईच वन ऑफ यू, इन 3 में से आप जो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हम मेरे अंदर, मैम मैंने ये बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ किया। और 2 चीजें आप रिस्ट्रेन करेंगे, एक तो आप डरेंगे नहीं शेयर करने के लिए,
और एक आप शर्म नहीं करेंगे, बिकॉज हम सारे एक जैसे हैं, ऑनेस्टी, हम सबके साथ ये ऑनेस्टी सब एंड होता है। ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सो आज हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ना हम डर में रह के ऐसा है कि शेयर नहीं करेंगे और ना ही हम शर्म करेंगे, बिकॉज ये सभी हम एक जैसे एक ही सारे मुद्दे और एक ही पेन से हम लोग सारे सफर कर रहे हैं। दोबारा बता दें, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें सो आपकी प्रिंसिपल ऑफ HT, ये याद रखना, HT चाहिए, HT चाहिए। HD नहीं, हाई डेफिशिएंसी है ना, तो यहाँ पे HD चाहिए, HD चाहिए, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें आपकी तरफ से। और HD ये लेवल की। और ये समझ लें, ये क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट अनट्रीटेड रहेगा, उसकी बीमारी वही रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे मसले पेशेंट ने बाहर किए होते हैं जिनको बताने में शर्म आ जाती है, डर लगता है। और मैम जब लव्ड वन की बात आती है ना, तो फैमिलीज में बड़ी अर्ज होती है, मैम इन्होंने माना, ये रियलाइज करते हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम है, मैम माना इन्होंने but की आज- दसिया हाँ, कदों तो कर दे पैसी, अच्छा But कितना आज- नुकसान कितना, किन्ने पैसे चुके, ठीक है, अच्छा होर किन्ने किरे देने इन्होंने हैं। मान लिया इन्होंने गलती करी है, सो आज आप लोगों की बारी है। सो हम चाहते हैं कि आप लोग रियलाइज करें, रिफ्लेक्ट करें, आप लोग मानते हैं कि हमारे भी कुछ पैटर्न फॉल्टी हो सकते हैं, So, चाहे हम beginning में- फादर हैं, वाइफ है, ब्रदर है, एनीबडी, सो सब में हो सकते हैं। सो क्या हमें आज इतना हम ऑनेस्ट हो सकते हैं कि हम खुल के बात करें, हाँ भी मेरे में भी ये मैम दिक्कत है, आई विल वर्क ऑन इट। सो बिगनिंग में मैम ने कहा था कि ये पैटर्न्स, ये कोपिंग मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली चलते हैं। सो मेक श्योर दैट कि ये मत करना कि लाइक यहाँ पे हमें टारगेट करके बोल रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो हमारा तरीका बन चुका है डील करने का, ठीक है, जिसको हमने आज कैच होल्ड करके जाना है। हाँ जी, मैम जैसे राजकीय, फर्स्ट है हाँ जी। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, वो भी है मैम। जैसे कैसे- थर्ड कैसे? वाला है जैसे शॉर्ट टर्म फोकस। नहीं, शॉर्ट टर्म experiential फोकस, avoidance आप कैसे करते रहे? तो यहाँ हमें कि मेरा चल एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस हाँ कि जैसे कोई अभी आपको दिया हमने आज आपको हमने बोलने के लिए इसीलिए दिया है, बताइए, सबको बताइए। यही कि मैम जैसे कोई जो चीज है जो उससे हमें पता लग रहा है कि हमें ये मतलब कि प्रॉब्लम देंगे, तो या मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ लेकिन नहीं करना चाहती, क्यों नहीं तो करना फिर चाहती? उसके पीछे इस क्यों के पीछे क्योंकि वो दुख देंगे। दुख हाँ, दुख देंगे। तो इससे छोड़ो कि चलो किस तरह का दुख? सभी सारे पर्सनल सबने आपसे सीखना है आज, सबने। थॉट्स आएंगे या फिर मतलब कि वीक पॉइंट्स बाहर आएंगे, और जो लाइफ जो वो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो थोड़ा तो ठीक चल रहा है, थोड़ा सौखी लाइफ चल रही है, वो औखी हो जाएगी। शांति खत्म हो हाँ जाएगी शांति खत्म हो घर जाएगी। की, ठीक है। और जो है वो जो थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म फोकस, ये जो है ये मतलब कि मैंने देखा है हमारे केस में है कि जो है ना बीमारी है वो गई नहीं है, बैठी है साइड में होके। हम क्या करते हैं? क्या short term हाँ time में शॉर्ट क्या टर्म करते हैं? फोकस है तो ठीक है, हाँ जी सही है, अच्छा है, ਵਧੀਆ है, ਤੇ ਜਦੋਂ नहीं ध्यान ਦਿੱਤਾ है ना, तो फिर वो बीमारी फिर आ जाती है। राजदीप, हमारे केस में सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म फोकस है कि वो यहाँ से जब ठीक होके जाता है, 2 फॉलोअप्स 3 फॉलोअप्स लगाइए, हाँ ठीक जी। है, उसके बाद हम आते उसके ही बाद आते ही नहीं आपको हैं। लगता है वो ठीक हो गया और आप वो उसी शॉर्ट टर्म फोकस में ट्रीटमेंट को फिर कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर देते हो। टर्मिनेट, और यही हाँ जब जी करते मैं भी कह रही हूँ ना, रहते हमारे केस में शॉर्ट टर्म फोकस ही जो मेन है ना अभी वही के लिए चल ठीक रहा कर है। लो पहले, जो अभी प्रॉब्लम आई है ना, अभी इतना ज्यादा बीमार हो गया, अभी के लिए ठीक कर लो, बाकी बाद में देखेंगे। और फिर लॉन्ग टर्म सोचते ही लॉन्ग नहीं टर्म है, आप नहीं सोचते ही सोचते। नहीं हो कि फॉलोअप्स में अगर वो जुड़ा रहता, आप इतने सालों से हमारे से जुड़े हो, तो उसकी रिकवरी का ग्राफ आज कहाँ ऊपर पीक पे होता। बट वो शॉर्ट टर्म फोकस की अभी ठीक है, अभी का टाइम सारो ठीक है, आगे वो फॉलोअप्स को बाइकआउट करो। मैम हम ये सोचते हैं कि है ना, जैसे आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट तो हम सोचते हैं कभी चलो ठीक होंगे, पर क्योंकि ये ये जो है देखा लगता है कि जब फिजिकली पेशेंट बेटर जब होना शुरू होता है तो मेरे पेशेंट को भी लगता है कि वो ठीक हो गया है, समझ आ गया, अब वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। वो इस चीजों को भूल जाते हैं कि बीमारी लॉन्ग लास्टिंग है और बीमारी का पहला शब्द है कि वो बड़ी ताकतवर है। फैमिलीज को भी लेखा आता है कि अब तो यार ये अच्छे से बात कर रहा है, खा भी रहा है, बैठ भी रहा है, बात भी सुन रहा है, अब ये ठीक हो गया, तो अब मतलब शॉर्ट ये फॉलोअप्स में जाने के लिए क्या है, तो शॉर्ट टर्म फोकस पे ही फोकस करो। चुस्त, चलाक, पावरफुल ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਲਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ है। और मुझे नहीं लगता आपको हमने n नंबर ऑफ कॉल्स किए थे, आजो आजो आजो, आप आज आए। चलो बस वो मेन प्रॉब्लम चलिए, डिस्टेंस की पीछे है। बात करते हैं। इसको हम ठीक करेंगे, अब हमें समझ आ गया ना, आगे के लिए हमने ये नहीं करना। हाँ जी, सौरभ के मम्मा। हाँ जी हाँ जी, कौन सा आपका फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म है? मैम, सौरभ का तो आपको पता ही है,
हमें तो पता है बीमारी बड़ी खतरनाक है। हमेशा हम चाहते थे कि ये आए यहाँ पे फॉलोअप पे, जहाँ वैसे भी मैम ने कहा था कि रोज ही आया करे मीटिंग में, जहाँ शाम को सर ने भी कहा था कि शाम को भी और सुबह भी, नहीं आता था। तो फिर मैं उसको पिछली बातें मैं याद कराती थी, जब बेटी हुई थी तब देख ला तेरा क्या हाल हुआ था, ये ऐसे कर करके, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी मुझे भी ज्यादा तो हम भी वो बार बार कहना जो अपने Responsible systems में हम वो असर्टिव रोल में अपने नहीं आते ना, तो हमें लगता है कि नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रही हूँ। हाँ, हम कभी भी वो गुस्से से भी, एक्सपीरियंस कभी को गुस्से से भी कह देना जब नहीं मानता, तो कभी प्यार से भी कहना, लेकिन फिर वही चक्री वही में फिर हमें घूमती कहते हैं रहती। कि घर में रोज रोज के कलेश से अच्छा नहीं जा रहा ना सी, ठीक है मैं तो जा ही रही हूँ, हम्म, ठीक है। तो हम उस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं ना कि रोज एक ही मुद्दे पे बात होगी तो घर की शांति कहीं ना कहीं जाएगी। जब ये आपस में लड़ते हैं दोनों, नेहा और ये, तो बेटी पे भी बहुत असर पड़ता है। वो भी कहती है, अब बातें करती है, आप फिर लड़ाई कर रहे हो, आप फिर लड़ाई कर रहे हो। तो फिर मैं उस वक्त इनको कहती हूँ कि थोड़ा चुप हो जा, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए चुप हाँ, हो जाओ, अभी के लिए तो चुप ठीक हो चल जा, रहा है थोड़ी ना। देर बाद अच्छा, हमें लगता है बिहेवियर आ रहे हैं, हाँ। अभी के लिए चुप हो जाओ, चलो नशा तो नहीं किया ना उसने, हाँ। अभी नशा तो नहीं किया, अभी तो ठीक चल रहा है ना। वही हो गया ना, अंडर द कारपेट हम सारी चीजें डालते जा रहे हैं, तो एक दिन देखते हैं वो कारपेट ही खाया होता हाँ जी। गंद शॉर्ट सारे टर्म से। फोकस और एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बेचैनी देगी। ये अंडर द कारपेट वाली बहुत अच्छी चीज है। मैम आप समझाओगे कि मैं बताऊं? अंडर द कारपेट क्या बताया मैम ने, कौन बताएगा इजी करके? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਾਰਪੇਟ ਥੱਲੇ ਵਾੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਚ ਪਾਤਾ, और अगर कोई मेहमान आ गए हैं, कोई एकदम से हमने फटाफट अंदर द कारपेट कर दिया है, पर उससे वो कारपेट के अंदर ही रह जानी है, गंद उत्थे ही रह जाने, और वो बीमारी उत्थे ही रह जानी है, कारपेट बाहर ने नहीं निकलनी। कीड़ों ने ही खा लेना है, मिट्टी ने में ही उस कारपेट को रोटन कर देना है। और आपने देखा ही होगा कि बहुत पुराने नीचे वो सारी मिट्टी डाल डाल के हमने देखते कि वो कारपेट तो खाया गया का मतलब हमारी जिंदगी खाई गई। हम शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं कि अभी कोई आ गया, फटाफट कारपेट के नीचे थोड़ा सा कर दो, इसको साफ कर दो। हम ये लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं कि कारपेट ही खाया जाना है, या हम अवॉइड करते हैं उस टाइम। या ऊंची ना बोलो, लड़ाई करते हो तो बाहर ना कहीं पता लग जाए, वो ये इधर उधर एक चुप जो 100 सुख जैसी क्या, ठीक है कि मतलब अभी चुप्पी रख लो तो घर पे सुख रहेगा। अब ये नहीं पता कि वो सुख बचाते बचाते अपने अंदर कितना दुख, अपने अंदर कितनी पीड़ा बढ़ा ली है। हाँ, वो तो जी है। मैम आप बताएंगे, आपने तीनों में से किस चीज को रिलेट किया? मैं फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट करके बताऊंगी। आप अपने साथ रिलेट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अपने केस से। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस जो है ना, वो हम करते ही शॉर्ट टर्म फोकस और शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अवॉइड करो कि इस वक्त तो चलो ये शॉर्ट टर्म तो मुझे कंफर्ट जोन में मैं रहूँ। लाइक जब शाश्वत ने बुकिंग की अपनी कोयम्बटूर की टिकट्स के लिए, ही डिस्कस्ड इट विद मी फॉर अ शॉर्ट टाइम, और मैंने फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली शॉर्ट टाइम फोकस ही किया कि यार रहने दे तेरा, फिर वहीं जाके वही रिलैप्स होगा, वही मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती जो हुआ था, तो छोड़ दे। और उसके बाद फिर वही एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, मैंने वो उसका ट्रैक ही नहीं रखा कि क्या कर रहा है। ही गॉट हिज टिकट्स बुक्ड, और उसने बताया भी मुझे, और मैंने मतलब वही कि अवॉइडेंस, मेरे कानों ने जैसे सुना ही नहीं कि कौन से दिन की टिकट हो गई है। शॉर्ट टर्म फोकस कि चलो इतने दिन तो गुजर रहे हैं, जब 27th की इसने 26th नाइट की करवाई थी, तो जब आएगा देखा जाएगा। सो ये मेरा शॉर्ट टर्म फोकस था, अवॉइडेंस थी। अल्टीमेटली द डे केम, और मुझे पता था कि अगर मैंने इसके साथ, इफ आई पुट माई फुट डाउन, अगर इसको कन्फ्रंट किया तो वो बड़ा अनप्लेजेंट होगा। इसने मेरे से जिद करनी है और इसने ओवर पावर मुझे कर लेना है। ये नहीं कि कुछ वो एग्रेसिव होता है या एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, लेकिन उसने वो बात बार बार करी जानी है, और मुझे बाद में मुझे पता होता है कि जादूगर होते हैं ये जादूगर, हाँ। उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत होती है। बहुत मतलब वो बहुत गले ही पड़ convincing जाना है, power जब तो गले ही पड़ जाना है तो फिर और जो क्या। आप कह रहे हैं कि बहुत देर से मैंने वो टिकट सुनी ही नहीं, क्योंकि वी मैंने, वी हाँ, नेवर वो वांटेड avoidance- वी नेवर वांटेड टू फेस दैट एंजाइटी। Yes, ठीक है, yes, मुझे वो एंजाइटी को फेस ही नहीं करना था, मुझे अपने आप को बेचैन करना ही नहीं था। यस। हमने और सुना एक अनसुना वर्ड कर मैं यहाँ दिया। पे प्लीज एक्सक्यूज मी अवॉइड मतलब ऐड करूंगी, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। मैं एक्सपीरियंस का दूसरा मीनिंग भी निकालूंगी कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उस जगह का,
उसकी मेमोरी की वजह से, रूमिनेशन की वजह से भी मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। ये बात हमने बोली है, हाँ ये जी। बात हमने एक्सप्लेन की है कि ये नहीं कि प्रेजेंट सिचुएशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, जो पास्ट Past एक्सपीरियंसेस को याद बुरे करके। हुए हैं हमारे। हाँ। rumination is always on past unpleasant हमारा things. डर- हमने देखो, हमारा मुद्दा यही है कि हम क्यों कर रहे हैं, वो फेयर ड्रिवन है हम कहीं ना कहीं। बिल्कुल। हमारा डर इतना ज्यादा है बढ़ा हुआ, वो डर हमें इतनी एंजाइटी दे रहा है कि हमें पता है ये मेरे बच्चे का नुकसान होएगा ये काम करके, हमें पता है ये जो सोच रहा है ये बिल्कुल इलॉजिकल है, फिर भी हम वही पे हम वो कर देते हैं। सो हाउ टू वर्क ऑन इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हम इस पे काम क्या करेंगे, इसे सीखा क्या है आपने, उसको सीखा तो कर तो फिर लिया आपने, सीखा क्या है? सीखा तो मुझे सरेंडर करना पड़ा है। हाँ जी। तो मुझे आपसे, अच्छा, एक आप ही ना- बताइए मैंने क्या सीखा। एक मैं आपके- अच्छा किया, मैंने तो सरेंडर ही किया। नहीं मैम, हमारा सरेंडर अभी भी नहीं आ रहा। एक चीज मैं बता देती हूँ, हमने अभी कल अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पेशेंट के साथ, एक सेकंड मुझे फिर भूल जाना है जी। कि मुझे ये था कि इसने तो हारना नहीं है, तो लेट मी टेक द प्लंज, देख लेते हैं क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म फोकस है ना, अभी देख शॉर्ट लेते हैं। टर्म भी नहीं है, लेट मी सी द आउटकम, कि शायद वहां पे जाते हैं तो वो बात रिलैप्स वगैरह नहीं भी होता, बिकॉज ही इज टेकिंग द ट्रीटमेंट। तो लेट्स सी वेदर द Relapse तो हो गया, मैम। ट्रीटमेंट इज वर्किंग। नहीं रिलैप्स नहीं, तो हो गया, वो तो वैसे वो हम बैठ के बात करेंगे, आपको बताऊंगी रिलैप्स हो गया, उसके दिमाग में आ गई है चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे। Okay. वो करेंगे। अच्छा, अभी आपने ये बात की ना, 1 मिनट सरेंडर की बात करते हैं। तो कल हम लव्ड वन से बात कर रहे थे कि सरेंडर का मतलब क्या होता है। तो हमारे ना पेशेंट में 2 पुलिस वाले पेशेंट्स थे, तो मैंने पूछा आप बताओ कि सरेंडर का मतलब क्या होता है। कहते सरेंडर का मतलब होता है हाथ खड़े करके तुर पो, नहीं तो मौत है। फिर हाथ खड़े कर दो, तुर पो अगे, अपने, नहीं तो एनकाउंटर हो जाना है, मौत हो जानी है। सो हेयर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, वी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ लाइव्स ऑफ योर लव्ड वंस। हमारा मकसद उनको बंद करके रखना नहीं है, हमारा मकसद बेसिकली उनकी लाइव्स बचाना है। जो भी एडिक्शन ले रहे हैं, जो थॉट डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेल बीइंग खराब हुई है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, मैनेजेबल सिचुएशन में लेके आ रही है, ये हम समझ लें। और ये समझ लें, सरेंडर नहीं है तो एनकाउंटर है। एनकाउंटर किससे होएगा? भयानक बीमारी के साथ, और बीमारी हमारी वही रहेगी। तो जितने लोग ये कहते हैं ना, मैं बार बार बोलती हूँ विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स जो ये कहते हैं ना जी हमारा तो पूरा सरेंडर है, तो वो उसे समझ लें, फिर वो सरेंडर पूरा नहीं है, एनकाउंटर हो जाना है किसी दिन, अगर ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें नहीं मिलती है वो ऑनेस्ट फीडबैक आपकी तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, जो आप नहीं बताते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, कौन डिस्कस करेगा और किसने रिलेट किया है, बताइए। बताओ, आप बताओ। लव्ड वन सारे अपनी सीट पे जाएंगे प्लीज, अपनी साइड पे। सौरभ जी उधर जाएंगे प्लीज, जल्दी से सेटल हो जाएंगे। हाँ जी मैम, एनीथिंग यू हैव रिलेटेड विद योरसेल्फ? मैम मोस्टली रूमिनेशन ओनली। वो जब normally फ्री सब में टाइम होती होता है। है, जी, फ्री जी। टाइम होता है, गुड थॉट्स कम आते हैं, बैड थॉट्स मेजरली आते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म फोकस इज एब्सोल्युटली रिलेटेड। आपकी लाइफ में कैसे हुआ ये, कोई एक एग्जाम्पल जैसे? Ma'am, nothing deep, touch wood. I've been very lucky, but yes, loved ones हैं. We have experienced good experiences, little bad experiences. Uh, it's just a beginning with you all. Right. So चलो, let's see. ये रूमिनेशन और ये शॉर्ट टर्म फोकस अक्सर सब में होता है। हम क्विक फिक्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो मसला आया है, ये जो प्रॉब्लम आई है, जल्दी से उसका हल हो जाए, फटाफट से मुझे हल मिल जाए। पर हमें क्विक फिक्स नहीं करना होता, हमें समझना होता है कि जो हमारा तरीका है वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। एंड कई बार ना ऐसा होता है कि फैमिली कहती है ले थेरेपिस्ट से क्यों पूछना है, हम बैठे तो हुए हैं आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आपको ये बता दें, आपका लव्ड वन इस टाइम पे इलाज में है, तो उसके साथ जुड़ी हुई हर बात इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और आपको हर बात हमसे करनी है ऑनेस्टली।
जी सबका ध्यान उधर चला गया है, हम वापस आ जाएं प्लीज, ताकि हम सेशन को कंप्लीट कर सके और आपको टाइम दे सके आपके लव्ड वन के साथ। क्योंकि आज हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ बैठ के हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये पैटर्न्स मेरे अंदर हैं, ताकि जब मुझे पता चल जाएगा कि ये पैटर्न्स मेरे अंदर हैं तो अगली बारी मैं आगाह हो जाऊंगी कि ये मैं रूमिनेशन कर रही हूँ, ये मैं शॉर्ट टर्म फोकस कर रही हूँ सिर्फ अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। सो हम ये पैटर्न्स अब से तोड़ेंगे, हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। तो और कोई प्लीज अगर शेयर करना चाहे अपना कि एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस हम कैसे करते हैं अपने घरों में, जस्ट आज का दिन सोच के कि आज सब कुछ ठीक रहे। हाँ जी प्लीज want to इधर। share? Nobody want to share. You want to share? एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस में जैसा आपने कहा, एक चुप 100 सुख। तो मेरी मॉम हमेशा से मैंने 10 सालों से तुमको यही कहते हुए सुना है, एक चुप 100 सुख। टैगलाइन Tagline है। कुछ भी होता था मम्मा सिर्फ यही कहते थे, मुझे भी यही समझाते थे। तो आज तो आपके घर में बहुत सुख होएगा। हाँ बताइए मैम। सुख बढ़ गया वो एक चुप 100 सुख करते करते। एक चुप 100 सुख हमेशा तो नहीं है, सुख बना रहा बट कहीं ना कहीं और चीजें थोड़ा दब गया। जैसे मुझे लगता है जैसे ये चीज तो आई थिंक हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अपने बच्चों के साथ ही बहुत यूज करते थे। मैं क्या साहिबा अभी नहीं, 2 मिनट रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, बाद में बात करते, यू नो मे बी हम अपने आप को भी प्रिपेयर करते हैं सुनने के लिए। क्या हम बाद में बात करते हैं? हाँ जी, क्या हम बाद में बात करते हैं? हाँ बाद में कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, बट मेरे को लगता है कि उसको मैं कहती हूँ कि 2 मिनट अभी थोड़ा सा मुझे शांति दे दे, तो मे बी मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ उस सिचुएशन को, अपने आप को थोड़ा वो करती हूँ नहीं, कि वो 2 मिनट लेना वो तो चलो ठीक है, दैट इज प्रोडक्टिव कि अपने आप को प्रिपेयर करो। आर्ग्यू से अवॉइड करते हैं, जैसे अभी नहीं उसको कुछ कहते, फिर से करेगा तब समझाऊंगी। जैसे अभी नहीं कुछ कहते, या फिर एक वो भी लड़ने के मूड में तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं कुछ बोलूंगी। वो हमारा फेयर होता है ना उस टाइम पे बच्चे, हमारा फेयर होता है कि अभी कन्फ्रंट कर दिया तो अभी पंगा पड़ जाना, जो शांति बनी हुई है वो भी खराब हो हाँ वो फिर हमें लगता है कि अभी एक जाना गुस्से में, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा उनकी देख लेना चाहिए कि थोड़ा वो संभल जाए फिर यहाँ तो बात करें। तो वो भी बहुत टाइम आता नहीं है यहाँ पे ये बात नहीं वो हो रही। टाइम नहीं आता। हम ये बात को समझे, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। देखो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। जब हीटिंग अप सिचुएशन है उसमें दूसरे बंदे ने रिएक्टिव नहीं होना, दिस इज अ गुड स्किल। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, कि वो चीज मुझे बेचैनी दे रही है, हाँ। इसलिए मैं आगे से उसको फेस नहीं कर रही, हाँ। इसलिए मैं साइड कर रही हूँ। मैं देखो जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था सबके कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं। कोई बोल के करेगा, कोई एग्रेसिवली करेगा, कोई साइड ले लेगा, किनारा ले लेगा, चुप कर जाएगा। बट वो जो हम अपनी कोपिंग मैकेनिज्म कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे सिचुएशन को, उससे सिचुएशन ठीक नहीं होती है, सिचुएशन बढ़ जाती है, वर्स्ट हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हम इस पे बात कर रहे हैं कि कई बारी हमें पता होता है कि नुकसान हो रहे हैं या हो जाएंगे, पर हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते, साइड ही कर लेते। जैसे मैम कह रहे हैं मुझे पता था वो टिकट्स बुक हो रही थी, मैंने सुनी नहीं, मैंने सुना अनसुना कर दिया, मुझे समझ आ गई थी। वो है हमारी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस की, इस फेयर से कि अभी अगर मैं कन्फ्रंट करूंगी, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो फिर खिलारा पड़ जाएगा। वो खिलारो हमें लगता है वो खिलारे इतने पड़ जाने हैं कि साढ़े को सांभे ही नहीं जाने, वो हमारा फेयर होता है। जबकि बीमारी में हमें बात करनी, अच्छा इसमें पता क्या है, इस एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस में इंसान कभी भी मदद नहीं लेता, क्योंकि हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इतने डरे हुए हैं, हम फेस ही नहीं करना चाहते, तो हम हेल्प भी नहीं मांगते, हम चुप ही रह जाते हैं। जैसे मैम ने स्टार्ट किया था, बीच में बोला था, बहुत सारी वाइफ्स रात को रूम में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, पेशेंट ने एडिक्शन लेके कुछ ऐसे बिहेवियर किए हैं कि वो चुप हो जाते हैं, वो अगले दिन बताते ही नहीं है, शेयर ही नहीं करते, इस डर से कि मैंने किया तो खिलारा पड़ जाना है। पर वो अगर आपने इंसिडेंट शेयर करने हैं तो वो शिकायत लगाना नहीं है, आपको बता दूं मैं, वो शिकायत नहीं होती। वो क्या होता है कि वो आप हेल्प मांग रहे हैं। आज मेरा बेटा, मेरे बेटे की पीटी मीट थी, तो मुझे कहता मम्मा कोई शिकायत है, आप लगाओगे? मैं कहा आपने कुछ ऐसा काम किया है कि शिकायत लगाएंगे? सो ही इज वेरी इंक्विजिटिव। तो मैंने उसको रास्ते में बोला, मैं क्या अच्छा आपके मन में ये थॉट कैसा आया कि शिकायत? पीटी मीट का मतलब क्या होता है? कहता पीटी मीट का मतलब होता है बच्चे का मूड खराब कर देना और शिकायतें लगा देनी और इतना सारा दिन बेकार कर देना
और अगली बार जब नेक्स्ट मंडे टीचर के सामने जाना है तो बच्चा मुंह ही नीचे कर ले, ही इज जस्ट 7 years old। मैं क्या अच्छा, मैं क्या नहीं ऐसे नहीं होता। तो हम इसको रीफ्रेम करेंगे इस थॉट को। मैं कहा बेटा पीटी मीट का मतलब शिकायतें नहीं होता, पीटी मीट का मतलब ये होता है कि आपको अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, आपकी टीचर से हेल्प लेंगे, क्योंकि मम्मा जॉब करती है, मम्मा के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको सारा दिन ऑब्जर्व करे। आप इतने आवर्स अपने स्कूल रह रहे हो, तो आप अपने इस थॉट को रीफ्रेम करें। तो जो हेल्प मांगना है ना, मैंने उसको बताया कि हेल्प मांगना होता है हम सबको, ये मेरे लव्ड वंस भी बैठे हुए हैं, मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, हमें हेल्प लेनी नहीं आती है, हम चुप कर जाते हैं बस। ये जो चुप वाला है ना, ये हमारी माओ ने सिखाया हुआ है, हमारी माओ ने पहले ही सिखाया हुआ है, एक चुप ते 100 सुख, चुप ही रहना है, बोलना कुछ नहीं है, कला कलेश नहीं पाना। चुप रहने का मतलब ये नहीं है आपने चुप रह के क्या किया, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर लिया। साइलेंस और सप्रेशन, ये दोनों एस बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, ये हमारी जान ले लेते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इमोशंस को सप्रेस कर दिया और हमने साइलेंस होके किसी को भी नहीं बताया मेरे अंदर चल क्या रहा है, और ये कई बारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को और बढ़ावा देता है। हम बात ही कर रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो साइलेंट नहीं रहना ही शिकायतें नहीं होती हैं। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, अब आपका तरीका क्या है? रोंदे रोंदे कहना है वो थोड़े मुंडे ने ऐ कहता जी, आज पंगा पाता जी, एंजॉय करता है नहीं, नो। फीमेल्स में साइलेंस और मेल्स में वायलेंस। हाँ बिल्कुल। साइलेंस और वायलेंस, इन दोनों के बीच में बड़ी स्किल्स हैं जो हम सीख सकते हैं। हमने कम्युनिकेट कैसे किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने अपनी बात को रखा कैसे है कि ऐसा ये है कि आपका बेटा मेरा लव्ड वन है, हम दोनों मिलके उसकी प्रॉब्लम का हल करें, मैं शिकायत नहीं लगा रही हूँ, बट कल ये इंसिडेंट्स हुए, मुझे लग रहा है ये खतरे की निशानी है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका लव्ड वन और बीमारी 2 अलग चीजें हैं। आपके लव्ड वन को बीमारी लग गई है, वो बेसिकली बहुत अच्छा इंसान है। मैंने हमेशा यही बोला है, जितने मेरे लव्ड वंस हैं, जितने मेरे पेशेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैं हमेशा बोलती हूँ उनको ये हीरे हैं, इनको तराश रहे हैं, क्योंकि वो जान के नहीं करते हैं कभी भी, वो बीमारी के तहत करते हैं। तो आपको एक्सप्रेस करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।